हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और कल मैं आपसे जब मिला था तो मैं चर्चा कर रहा था आपसे पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर के पहले टॉपिक पर, और ये पहला जो टॉपिक था वो था राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, क्षेत्र, उसका उदय, पतन और पुनरुत्थान। ये पहला चैप्टर है और इसी पे कल हमने आपसे थोड़ी बहुत चर्चा की थी। देखो, सबसे पहली बात आती है कि कल मैं जब मैंने कल चर्चा की थी तो मैंने आपसे ये कहा था कि भाई राजनीति का मतलब क्या होता है। पहला जो सवाल कल मैंने आपको बताया था कि भाई राजनीति का मतलब क्या होता है, कि पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या होता है। एक सबसे पहले मैंने आपको यही कहा था। दूसरी जो बात मैंने आपसे कही थी, यानी जो दूसरा मैंने आपसे कहा था, वो मैंने ये कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है, कि भाई राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। और उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत के जो टाइप हैं, यानी जो प्रकार हैं, इन प्रकार पर चर्चा की थी कि प्रकार कितने हैं। ठीक, संभवतः जो है कि मैंने राजनीतिक सिद्धांत तक पूरा जिक्र किया था, लेकिन मैं प्रकार पे कुछ ज्यादा बातचीत नहीं कर पाया था समय अभाव के कारण। तो इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। देखो, राजनीतिक सिद्धांत के जब भी हम प्रकार की बात करते हैं तो दो प्रकारों में राजनीतिक सिद्धांतों को बांटा जाता है। अब ये दो टाइप कौन कौन से हैं? पहले टाइप पे जो है कि पहला जो टाइप है उस पे पहले टाइप पे हम चर्चा करते हैं। देखो, एक जो टाइप है जिसको कहा जाता है परंपरागत टाइप या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है ना। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत एक कहा जाता है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। ठीक, और दूसरा जो सिद्धांत है, इस दूसरे सिद्धांत को कहा जाता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ठीक, अब ध्यान से समझने की बात है कि भाई ऐसा क्या रीजन हुआ कि राजनीतिक सिद्धांतों को दो हिस्सों में बांटा गया। देखो, राजनीतिक सिद्धांत का जो उदय होता है, जो उत्पत्ति है, तो प्राचीन काल से चली आ रही है। कल के लेक्चर में भी ये बताया था। और प्राचीन काल से का मतलब हुआ, तो मैंने कहा था इसके जो प्रणेता है, राजनीतिक सिद्धांतों के जो जन्मदाता हैं, वो है प्लेटो। हालांकि बहुत सारे, या एक मान्य मत ये भी है कि भाई सुकरात से इसकी शुरुआत होती है। पश्चिमी जगत के जो दार्शनिक, पहले दार्शनिक थे सुकरात, तो शुरुआत होती है राजनीतिक सिद्धांत की सुकरात से। लेकिन सुकरात ने जो भी सिद्धांत दिया, जो भी विचार दिया, वो कभी भी लिखित रूप में नहीं था। उन्होंने अपने शिष्यों को जो कुछ पढ़ाया वो सारा का सारा मौखिक रूप में था। बाद में उनके विचारों का संकलन उनके शिष्यों ने किया, और उन शिष्यों में जो पहला नाम आता है वो प्लेटो का आता है। तो इसलिए जो लिखित एविडेंस है वो किसका है? प्लेटो का है। तो राजनीतिक सिद्धांत की जो शुरुआत मानी जाती है वो यूनानी साम्राज्य में प्लेटो से मानी जाती है। प्लेटो, अगर प्लेटो की बात करते हैं तो लगभग 428 बीसी में इनका जन्म हुआ था। तो 428 बीसी, बीसी का मतलब ईसा पूर्व, तो ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, और तब इनसे ही राजनीतिक सिद्धांतों की शुरुआत हुई। फिर प्लेटो के बाद जो है कि अरस्तु का नंबर आता है। अरस्तु के बाद फिर बहुत सारे दार्शनिक हुए। ठीक, तो लगभग जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के जो मान्यताकार हैं, जिनमें पहला नाम मैंने कहा प्लेटो का आता है। प्लेटो के अतिरिक्त अगला नाम जो है वो है अरस्तु का आता है। वैसे ही यहाँ हॉब्स का नाम आता है। हॉब्स 16वीं सदी में इंग्लैंड के बहुत बड़े राजनीतिक सिद्धांतकार हुए हैं हॉब्स, वो भी परंपरागत सिद्धांतकार माने जाते हैं। मैकियावेली का नाम आपने सुना होगी। मैकियावेली कहीं लिखा होगा, कहीं मैकियावेली लिखा होगा, बात एक ही है। तो मैकियावेली थे, ये भी एक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतकार थे। मैकियावेली के अतिरिक्त यहाँ देखोगे तो इसके अलावा जो है कि भारतीय संदर्भ में कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांतकार हुए हैं। ये जो सिद्धांतकार हैं ये सारे के सारे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतकार हैं।
और इसलिए इनको परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतकार कहा जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, क्योंकि इनके जो विचार थे वो परंपराओं पर आधारित थे। इनके विचार जितने, इन्होंने जो भी विचार दिए वो परंपराओं पर आधारित थे। परंपराओं का मतलब होता है वो एक निश्चित पैटर्न पर थे। निश्चित पैटर्न का मतलब जैसे पुराने जमाने की कोई परंपरा है, ठीक, तो उस परंपरा के आधार पर ही उन्होंने अपने विचार डेवलप किए हैं और उसको एक सिद्धांत के रूप में मान्यता मिल गई है। तो ये परंपरागत विचारक थे, परंपराओं पर आधारित इनके विचार थे और थोड़ी सी रूढ़िवादिता इनमें थी। इनमें जो हम कह सकते हैं कि भाई रूढ़िवादी विचारक थे, ये रूढ़िवादी विचारक थे, ठीक है ना। तो रूढ़िवादी विचारक थे, पुरानी धारणाओं पर इनका कंसेप्ट डेवलप हुआ था, पुरानी परंपराओं पर ही चलते थे, उन्हीं को पकड़ करके आगे चलते थे। दूसरी जो विचारधारा है जिसको हम कहते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, ये जो दूसरे विचार वाले लोग हैं, इनमें जब नाम लिया जाता है तो नाम लिया जाता है लॉक का, नाम लिया जाता है जॉन लॉक, जिसको उदारवाद का जनक भी कहते हैं। इंग्लैंड में बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े राजनीतिक सिद्धांतकार थे और जॉन लॉक ही वो व्यक्ति थे जिसने कहा था कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सीमित संविधान और सीमित सरकार होनी ही चाहिए, ठीक। तो जॉन लॉक आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं। डेविड ईस्टर्न का नाम आपने सुना होगा, आगे मैं इसका बहुत जिक्र करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ये भी आधुनिक राजनीतिक चिंतक है। डेविड ईस्टर्न के अतिरिक्त अगर नाम आएगा तो मैकाइवर का नाम आता है, ये भी आधुनिक चिंतक है। आधुनिक चिंतक में मैकाइवर का भी नाम आता है। तो लॉक हो गया, ईस्टर्न हो गया, मैकाइवर हो गया, ब्राइस हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार हैं। इनके जो विचार हैं वो आधुनिकता वाले हैं और इनके विचारों की विशेषता ये है कि इनके विचारों में विज्ञानवाद की झलक मिलती है। इनके विचार जो है कि उस पर विज्ञान का प्रभाव है, विज्ञानवाद से प्रभावित विचारधारा वाले लोग हैं। तो एक जो है कि दोनों में एक जो बेसिक अंतर है कि परंपरागत क्यों है, आधुनिक क्यों है। परंपरागत जितने भी विचारक हैं उनके विचारों पे या उनके सिद्धांतों पर परंपराओं का प्रभाव है, वो रूढ़िवादी का प्रभाव है। और जब हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकारों की बात करते हैं तो उनके विचारों पर किसका प्रभाव है, विज्ञानवाद का प्रभाव है। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार है या निम्न में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार नहीं है। तो मैंने ये 3-4 नाम बता दिए हैं, इन्हीं में से एग्जाम में भी पूछा जाएगा, पहली बात। अब बात आती है दूसरी बात कि भाई जो ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांतकार हैं या राजनीतिक सिद्धांत है, इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता क्या है देखते हैं। इसकी विशेषता क्या है। पहली विशेषता यह है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतकारों की पहली विशेषता क्या है। देखो सबसे पहली जो विशेषता है, एक तो ये वर्णनात्मक है। कल मैंने यहां पे 2 ही बता रहा था, आज मैं एक और इसमें ऐड कर रहा हूं। तो एक तो वर्णनात्मक पद्धति पर इन्होंने बल दिया है, एक अभी इसको समझा रहा हूं, पहले ध्यान से देख लेना। दूसरा जो इनकी विशेषता है, दूसरी विशेषता यह है कि इनकी जो अध्ययन की पद्धति है उस पर मजहब और धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव है। मजहब व धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव है। और तीसरी विशेषता ये है कि ये तात्कालिक, इनका जो विचार है वो तात्कालिक यानी उस समय की तात्कालिक समस्याओं के समाधान से संबंधित है। तात्कालिक समस्याओं के समाधान से संबंधित है। ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है ना। यह समाधान का प्रयास किया गया है, ठीक। अब देखो हम कह रहे हैं कि भाई परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांतकार है या जो परंपरागत राजनीतिक विचार है उनकी विशेषता क्या है। एक मोटी मोटी बात तो मैंने ये कही कि भाई वो उनका वो जो विचार हैं वो परंपराओं पर आधारित है और रूढ़िवादिता उनमें है।
दूसरी बात, उनमें विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? तो पहली ये बात ये कही कि वो वर्णनात्मक पद्धति पर आधारित है। जैसे एक विचारक ने क्या किया, जैसे मान लीजिए मैं प्लेटो को ही अज्यूम कर लेता हूं कि एक परंपरागत विचारक है प्लेटो। प्लेटो जब प्लेटो के विचार को पढ़ोगे, जब प्लेटो को देखोगे, तो ये दिखता है कि उसने पहले क्या किया है, उसका जितना भी विचार है वो बहुत वर्णन किया है। और किसका वर्णन किया है? कि यूनानी साम्राज्य है। प्लेटो जो है कि यूनानी साम्राज्य की बात करता है, तो उसने यूनानी साम्राज्य की बहुत सारी बातें करी है और उन बातों के आधार पर उसने अपना सिद्धांत डेवलप किया है। तो वर्णनात्मक पद्धति, उसका जो अध्ययन है वो वर्णनात्मक पद्धति पर आधारित है। दूसरी बात, यहां देखोगे मजहब और धर्म का प्रभाव रहता है। जितने भी परंपरागत विचारक हैं उनके विचारों पर मजहब का प्रभाव है और धर्म का प्रभाव है। कुछ विद्वान जैसे मध्यकाल में देखोगे तो राज्य हो गया, शासन हो गया और संविधान से ऊपर चर्च को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं। वो कहते हैं कि चर्च और ईसाई जो धर्म है वो राज्य, संविधान और शासन से बहुत ऊपर है। मध्यकाल में आप ये भी देखोगे या अभी भी आप कहीं कहीं ये देखोगे कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इस्लाम जगत में इस्लाम को शासन, संविधान और राज्य से ऊपर मानते हैं और अपने राज्य में जहां वो रहते वहां वो शरीयत के कानून को ही फॉलो करते हैं। तो ये क्या है? विचारों पर किसका प्रभाव पड़ गया है? मजहब और धर्म का प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये परंपरागत विचारों का एक विशेषता है कि वह उन विचारों पर मजहब और धर्म का प्रभाव है। तीसरी बात यहां देखोगे तो तात्कालिक समस्याओं के समाधान का प्रयास क्या है। जब हम परंपरागत विचारों के अध्ययन करते हैं, जब उनको पढ़ते हैं, हम प्लेटो को पढ़ते हैं, तो प्लेटो ने जो है कि एक सामान्य सी बात आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया है, यह आपने पढ़ा होगा। और उसका जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है वो न्याय की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, तो न्याय पर आधारित उसका क्या है? आदर्श राज्य का कंसेप्ट है। किसका? प्लेटो का। अब ये आदर्श राज्य का कंसेप्ट आया कहां से उसके दिमाग में? इसलिए दिमाग में आया क्योंकि जो यूनानी राज्य था, इस यूनानी राज्य में उस समय क्या था? शासन बहुत निरंकुश हुआ करता था, बहुत निरंकुश शासन था। लोगों को छोटी सी गलती पर भी बहुत बड़ा दंड दिया जाता था। ठीक? प्लेटो को लगा कि यार ये तो व्यवस्था ठीक नहीं है भाई, इसमें कुछ दिक्कतें हैं, लोगों को बेवजह दंडित किया जा रहा है, शासन बहुत निरंकुश हो रहा है। तो इसलिए प्लेटो ने क्या किया? उस तात्कालिक समस्या के समाधान का प्रयास किया और फिर अपने न्याय पर आधारित आदर्श राज्य का विचार दिया था। इस आदर्श राज्य का विचार देने से वो समस्या खत्म हो गई यूनान में। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि परंपरागत जितने भी विचारक हैं, जितने भी सिद्धांतकार हैं, उनके विचारों पर, उनके विचारों की विशेषता है, एक तो वो वर्णनात्मक पद्धति में है, दूसरी विशेषता है उन पर मजहब और धर्म का प्रभाव है, और तीसरी विशेषता है कि वो तात्कालिक समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया है। ठीक, दूसरा यहां देखोगे तो परंपरा जो आधुनिक विचारक हैं, उन आधुनिक विचारकों के या आधुनिक जो सिद्धांतकार हैं, आधुनिक सिद्धांतकारों या आधुनिक सिद्धांत हैं, उनकी विशेषता क्या है? पहली विशेषता यहां देखते हैं कि पहली विशेषता क्या है। देखो, सबसे पहली विशेषता यह है कि उन्होंने अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया है। कौन सी पद्धति अपनाई है? वैज्ञानिक पद्धति अपनाई है। पहले इनको लिख रहा हूं मैं। दूसरा, उन्होंने उनकी अध्ययन पद्धति जो थी वो अंतरशास्त्रीय पद्धति है। अध्ययन पद्धति कैसी थी? अंतरशास्त्रीय पद्धति है। अंतरशास्त्रीय पद्धति है। उनकी अध्ययन पद्धति जो थी वो कैसी है? अंतरशास्त्रीय पद्धति है। तीसरी विशेषता है, उन्होंने
तटस्थता पर बल दिया है, तटस्थता पर बल दिया है, तटस्थता पर बल दिया है। अपने अध्ययन जब उनको पढ़ोगे तो तटस्थता का बोध होगा वहां पे। और चौथी जो विशेषता है, चौथी विशेषता उन्होंने वर्तमान हो गया और भावी जो समस्याएं हैं, वर्तमान वो जो भावी समस्याएं हैं उनको सुलझाने का प्रयत्न किया है। वर्तमान और भावी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो ये जो है कि ये हम देखते हैं कि ये क्या है, उनके विचारों की सुलझाने का प्रयास किया है। तो ये उनके विचारों का विशेषता है। देखो एक एक करके देख लेते हैं क्या है। देखो सबसे पहले हमने कहा कि भाई आधुनिक जो सिद्धांतकार हैं वो वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। जब भी वो लिखते हैं वैज्ञानिक तरीके से ही लिखते हैं। उन्होंने परंपराओं पर ध्यान देना बंद कर दिया। रूढ़िगत विचारों पर उनके विचार आधारित नहीं है। और जब वो अपने विचार लिखते हैं, जब उनके विचारों को पढ़ोगे, सिद्धांतों को पढ़ोगे, तो वैज्ञानिक तरीके से होंगे, तर्कों के आधार पर होंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी बात दिमाग में कल्पना कर ली और जो है कि हो गया। जैसे प्लेटो ने कल्पना करी कि आदर्श राज्य होगा, भाई आदर्श राज्य देव तुल्य राज्य, जैसे इंद्र का राज्य होगा वैसे राज्य। तो वो तो कल्पना मात्र है, धरती पर तो वो कभी हो ही नहीं सकता है, कैसे हो जाएगा। तो वो तो कल्पना मात्र था, वो रूढ़िवादिता और परंपरा पर आधारित था। क्यों? क्योंकि परंपरा में लिखा हुआ है कि भाई राम राज्य होना चाहिए। तो राम राज्य का मतलब क्या होगा, वह सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, धन के पीछे कोई भागेगा नहीं, चोरी चकारी कहीं नहीं होगी। ऐसा राज्य क्या वास्तव में धरती पर हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, ऐसा राज्य तो पॉसिबल नहीं है। तो वो परंपरा पर आधारित हो गया, वो जो है कि रूढ़िवादिता पर आधारित हो गया। आधुनिक जो विचारक हैं उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिकता पर ध्यान दिया है, विज्ञान पर बल दिया, तर्कों के आधार पर बताया कि भाई क्या है कि भाई सिद्धांत इस तरीके से होना चाहिए। तो जब भी उनका सिद्धांत पढ़ते हैं तो एक तो उसमें वैज्ञानिकता का जिक्र मिलता है, वैज्ञानिकता का बोध होता है। दूसरा, अध्ययन की पद्धति अंतरशास्त्रीय पद्धति है। अंतरशास्त्रीय पद्धति का मतलब हुआ कि परंपरागत जितने भी लोग थे, जितने भी विचारक थे, उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया एक व्यक्ति के संदर्भ में दिया, एक समाज के संदर्भ में दिया, एक राज्य के संदर्भ में दिया। प्लेटो का जो विचार है वो केवल यूनानी राज्य के संबंध में है। अरस्तु का जो विचार है वो केवल यूनानी राज्य का संबंध में है। मैकियावेली का जो विचार है वो केवल और केवल इटली राज्य के संबंध में है। हॉब्स का जो विचार है वो केवल और केवल इंग्लैंड के संदर्भ में है, इंग्लैंड के समाज के संदर्भ में है। कौटिल्य का जो विचार है वो केवल और केवल मगध राज्य के संदर्भ में है। हालांकि उनकी प्रासंगिकता आज भी है, लेकिन जब उन्होंने वो विचार दिया था तो वो केवल एक व्यक्ति, एक राज्य और एक समाज के संदर्भ में दिया था। वर्तमान जो विद्वान हैं या वर्तमान जो आधुनिक सिद्धांतकार हैं, उनके अध्ययन की पद्धति ऐसी नहीं है। उनकी अध्ययन की पद्धति क्या है, पूरा मानव जाति तक के लिए है, सभी समाजों के लिए है और सभी राज्यों के लिए है। भाई वो यूएसए पे भी फिट होगा, भारत पे भी फिट होगा, कहीं दक्षिण में भी फिट होगा, उत्तर में भी फिट होगा। तो ये अंतरशास्त्रीय पद्धति है। अगर उन्होंने कोई विचार दिया है तो उस विचार का संबंध पूरी मानव जाति से है और उस विचार का संबंध सभी समाजों से है। तो इसलिए हम कहते हैं कि उनकी अध्ययन पद्धति, जितने भी आधुनिक सिद्धांत हैं, उसमें अंतरशास्त्रीय पद्धति को अपनाया गया है। यह उसकी विशेषता है। तीसरी विशेषता है कि तटस्थता पर बल दिया गया है। तटस्थ का मतलब क्या होता है? तटस्थ का मतलब होता है कि आपको जो सही है वो सही है ये बोलना है, जो गलत है गलत को गलत बोलना है, और किसी के प्रभाव में या किसी के दबाव में आकर के नहीं बोलना है, तटस्थ रहना है। जैसे दो दोस्त हैं, सपोज मान लीजिए दो दोस्तों के बीच, आप तीन दोस्त हैं, हम तीन दोस्त हैं, दो दोस्तों के बीच क्या हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है ना।
मेरी नैतिकता ये बनती है कि मैं सही को सही कहूं और गलत को गलत कहूंगा, यही तो है। तो इसको कहा जाता है तटस्थ। मैं तटस्थ हूं उस वहां पे, और मैं किसी एक व्यक्ति का पक्ष लूं तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं तटस्थ नहीं हूं, मैं किसी और झुका हुआ हूं, मैं किसी के दबाव में काम कर रहा हूं, किसी के दबाव में बोल रहा हूं। तो किसी के दबाव में किसी के दबाव का प्रभाव ना होना, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना ही क्या है, ये इसको कहा जाता है, ये क्या है, तटस्थता है। और आधुनिक सिद्धांतकारों के विचारों पर तटस्थता का प्रभाव है। प्राचीन परंपरागत विचारकों के अगर विचारों को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं से उन पर ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के दबाव में आकर के ऐसा लिखा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चौथी विशेषता है कि वो वर्तमान और भावी जितनी समस्याएं हैं उनको ध्यान में रख करके ही इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। परंपरागत सिद्धांतकार जो थे वो सिर्फ वर्तमान में क्या दिक्कत है उसका हल ढूंढने के लिए अपना एक विचार देते थे, अपना एक सिद्धांत देते थे। आधुनिक सिद्धांतकार वर्तमान में क्या समस्या है और भविष्य में क्या समस्या होगी, उन दोनों को देख करके अपना विचार या अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो ये इनकी क्या है, 4 विशेषताएं ये हैं और 3 विशेषताएं ये हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली जो बात आती है वो ये आती है, अगला जो चैप्टर आता है या इसी में जो आगे आता है वो ये आता है कि इसका राजनीतिक सिद्धांतों का उदय कहां से हुआ था। ठीक है ना, कि राजनीतिक सिद्धांतों का उदय कहां से होता है। देखो उदय कहां से होता है, जैसे ही उदय पता चलेगा वैसे ही पतन भी पता चल जाएगा कि पतन कहां से हुआ, और फिर वैसे वहीं पता चलेगा कि पुनर्उत्थान, दोबारा उत्थान कैसे होता। देखो कि हमने पहले भी कहा है कि भाई जो ये राजनीतिक सिद्धांत है प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, और प्राचीन काल से लेकर के अगर हम कहेंगे प्राचीन काल से लेकर के ये कब से कहां तक थे, लगभग 1950 ईस्वी का जो दौर था, ये जो टाइम था 1950 ईस्वी तक, प्लेटो से लेकर के और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, ये वो समय था जब राजनीतिक सिद्धांतकारों ने अपने विचार दिए और अनवरत उन विचारों का वो विकसित होते रहे, वो विचार चलते रहे, नए नए विचारक आए, उन्होंने सिद्धांत दिए, तो प्लेटो से लेकर के यहां तक चलते रहे। अब ये जो विचार आते हैं, ये विचार दरअसल ये जो सिद्धांत है इनका उदय होता कैसे है। राजनीतिक सिद्धांतों का जो उदय होता है उसके पीछे केवल एक ही रीजन रहता है, वो रहता है राजनीतिक व सामाजिक उथल पुथल। इसी रीजन से राजनीतिक व सामाजिक उथल पुथल के कारण ही, उथल पुथल का मतलब तो जानते ही होंगे, ठीक है ना, तो राजनीतिक व सामाजिक उथल पुथल के कारण ही इन राजनीतिक सिद्धांतों का उदय होता है। राजनीति में दिक्कत है तो कोई सिद्धांत आएगा, समाज में कोई दिक्कत है तो भाई कोई ना कोई सिद्धांत जरूर आएगा। ठीक, सिद्धांत आएगा जरूर, अगर क्या है समाज में दिक्कत है, अगर राजनीति में दिक्कत है। लेकिन अगर राजनीति और समाज में दिक्कत नहीं होगी तो सिद्धांत आ ही नहीं सकता है। ठीक है ना, एक ही रीजन से राजनीतिक सिद्धांतों का उदय है, और वो लाइन मैंने एक लाइन में ही बता दिया है कि राजनीतिक व सामाजिक उथल पुथल के कारण क्या होगा, इन राजनीतिक सिद्धांतों का उदय होता है। अज्यूम कर लीजिए, आप इसको मान सकते हो, कैसे मानते हैं इसको, मान लेते हैं इसको, कैसे मान लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कि भाई जैसे उदाहरण की हम बात करते हैं, प्लेटो की बात करते हैं, ठीक है ना, प्लेटो ने अपना विचार दिया था, ठीक है ना, और प्लेटो का विचार क्या था, आदर्श राज्य का विचार था, है ना, यही तो विचार था, हाँ या ना, आदर्श राज्य का विचार दिया था। और इसने दूसरा जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा दिया था, न्याय का सिद्धांत दिया था।
अब ये देखिए कि इन दोनों का, ये जो आदर्श राज्य का विचार है और जो ये न्याय का सिद्धांत है, इसकी उत्पत्ति होती कहां से है, इसकी उत्पत्ति हुई कहां से है? तो यूनानी जो युग था या जो यूनानी राज्य था, इस यूनानी राज्य की में कुछ दिक्कतें आ गई थी। यूनानी राज्य की दिक्कत क्या थी? शासन, जो शासन था, यानी जो यहां का राजा था, शासन क्या हो गया? निरंकुश हो गया था। शासन क्या हो गया? निरंकुश हो गया। लोगों को, वहां की जनता को बहुत ज्यादा दंडित किया जाता था। जनता को छोटी छोटी बातों पर ही दंडित किया जाता था। आपने, किसी ने जो है कि 10 रुपए की चीज चोरी कर ली, उसको मृत्युदंड दे दिया, ठीक है ना। यानी दंड ये जो है गुनाह की तुलना में दंड क्या था? बहुत ज्यादा था। तो प्लेटो को लगा कि यार ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। तो इस यूनानी राज्य में जब ये दिक्कत थी, ये दिक्कत क्या है? ये दिक्कत राजनीतिक और क्या है? सामाजिक दिक्कत है। इस दिक्कत का समाधान करने के लिए उसने विचार दिया, आदर्श राज्य का विचार और न्याय का सिद्धांत दिया। ठीक, तो एक सिद्धांत का जन्म हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल एक सिद्धांत का जन्म हो गया। वैसे अगर हम देखेंगे तो इसके बाद अरस्तु आता है, प्लेटो के बाद अरस्तु आता है। अरस्तु ने यह पाया कि जो इस प्लेटो का विचार है, आदर्श राज्य वाला विचार, प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो ने कहा यार गुरुजी ने बहुत ज्यादा हद कर दी। इसलिए हद कर दी क्योंकि जो प्लेटो का आदर्श राज्य है वो दरअसल धरती पर कभी हो ही नहीं सकता था। अरस्तु ने कहा कि यार ये तो अति हो गई है। तो उसने जब अपना विचार दिया तो उसने अतिवादिता से बचा है। वो, उसके विचारों में अतिवादिता का अभाव है। आगे मैं थिंकर पढ़ाऊंगा तो इन दोनों के आदर्श राज्य के कंसेप्ट में आपको अंतर बताऊंगा, ठीक है ना। जब वहां पढ़ोगे, देखो आदर्श राज्य का सिद्धांत प्लेटो ने भी दिया, आदर्श राज्य का सिद्धांत अरस्तु ने भी दिया, दोनों ने दिया है। लेकिन दोनों के सिद्धांत में अंतर है। इसका अतिवादी सिद्धांत है और इसके सिद्धांत में अतिवाद का अभाव है। इसने भी न्याय का सिद्धांत दिया और इसने भी न्याय का सिद्धांत दिया, लेकिन इसका न्याय का सिद्धांत अतिवादिता वाला है, और जबकि इसमें क्या है? अतिवादिता का अभाव है। तो अरस्तु ने जो विचार दिया है, अरस्तु का जो विचार उदय, अरस्तु के जो सिद्धांत ने जन्म लिया है, वो कहां से लिया है? इसके फलस्वरूप, क्योंकि दिक्कत थी तो दिक्कत के फलस्वरूप लिया। वैसे ही एक दो और बता देता हूं। जैसे हॉब्स का जिक्र कर लेते हैं, जैसे किसका जिक्र कर लेते हैं? हॉब्स का जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। तो हॉब्स का जब जिक्र करते हैं तो हॉब्स ये 16वीं सदी के 16th सेंचुरी की बात करते हैं। तो 16वीं सदी में इंग्लैंड के एक बहुत बड़े जो है कि राजनीतिक मान्यताकार हुए, और हॉब्स ने एक सिद्धांत दिया था आत्मबल का। आत्मबल का जो है कि क्या किया था? इसने सिद्धांत दिया था। इसने सिद्धांत दिया था, निरंकुश शासन का सिद्धांत दिया था। कौन सा शासन का दिया था? निरंकुश शासन का सिद्धांत दिया था। निरंकुश शासन और आत्मबल का सिद्धांत दिया था किसने? हॉब्स ने। इसके विचार का उदय कहां से होता है ये भी देख लेते हैं। इसके विचार का उदय हुआ कि जब इंग्लैंड में राजतंत्र और संसद के बीच झगड़ा सड़क पर आ गया था। राजतंत्र हुआ किसके बीच में? संसद के बीच में जब झगड़ा सड़क पर आ गया। इंग्लैंड में जो राजा था, जो राजतंत्र था, जो राजशाही थी, और इंग्लैंड की जो संसद है, जब उसके बीच में झगड़ा हो गया, विवाद, मतभेद बढ़ गए, और मतभेद इतने बढ़ गए कि वो सड़क पर आ गए सारे के सारे मतभेद खुल करके। तब हॉब्स ने विचार दिया कि भाई राजा को जो है कि निरंकुश शासन अपनाना चाहिए, और अपनी सुरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए उसने कहा निरंकुश शासन होना जरूरी है। उसने कहा आत्मबल का होना जरूरी है। तो उसका विचार कहां से आया? अगर इंग्लैंड में राजतंत्र और संसद के बीच में झगड़ा होता ही नहीं तो हॉब्स का विचार कभी आता ही नहीं कि भाई निरंकुश शासन क्यों होना चाहिए। तो उसने कहा कि अब वो समय है जब शासन को निरंकुश होना पड़ेगा, ठीक है।
वैसे ही अगर हम जो है कि बात करते हैं किसकी, वैसे ही अगर हम बात करेंगे मार्क्स की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, ठीक है ना। मार्क्स ने भी अपना विचार दिया था, और मार्क्स का विचार क्या था, उसने कहा था कि सर्वहारा वर्ग का शासन होना चाहिए। किस वर्ग का शासन होना चाहिए? सर्वहारा वर्ग का शासन होना चाहिए। तो सर्वहारा वर्ग का शासन होना चाहिए क्यों कहा था उसने? उसने ये कहा था कि जो पूंजीवादी वर्ग है, ये पूंजीवादी वर्ग गरीबों का शोषण कर रहा है, और गरीबों का शोषण कर रहा है तो गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो उसने कहा कि अब एक स्थिति ऐसी आएगी जब क्या होगा कि जब क्रांति, ये जो गरीब वर्ग है, ये क्रांति, गरीब को उसने सर्वहारा कहा है, ये सर्वहारा, जिसमें गरीब का मतलब जिसमें मजदूर किसान सब आते हैं, वो सर्वहारा। तो उसने कहा कि ये सर्वहारा वर्ग, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये सर्वहारा वर्ग क्रांति करेगा, पूंजीपतियों को, पूंजीवादियों को ऊपर से हटा देगा और इनका शासन स्थापित हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पूंजीवादी गरीबों का शोषण नहीं करते तो क्या मार्क्स का विचार, क्या मार्क्सवाद आता? नहीं आता। तो पूंजीवाद का क्या हुआ था, पूंजीवाद ने जब शोषण किया गरीबों का, तो मार्क्स ने अपनी विचार दिया था, तब उसका सिद्धांत आया था। वैसे ही एक और देख लेते हैं, ठीक है ना, ज्यादा तो नहीं हो रहा है। देख, जॉन लॉक की बात करते हैं, लॉक, ठीक है ना। लॉक का नाम आपने सुना होगा। लॉक ने जो है कि इंग्लैंड में, इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध विद्वान हुए, और इन्होंने जो विचार दिया था वो दिया था प्राकृतिक अधिकार का, ठीक है ना। कौन सा विचार दिया था? प्राकृतिक अधिकार, ठीक। देखो, लॉक ने कहा कि भाई हम जब पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, इंग्लैंड उस दौर में पूरी दुनिया पर राज करता था, बहुत देश इंग्लैंड के उपनिवेश थे, लेकिन इंग्लैंड के नागरिकों को कुछ अधिकार नहीं थे। वही स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, बोलने चालने का अधिकार नहीं है, ऐसे अधिकार बहुत ज्यादा नहीं थे। तो लॉक ने फिर जो है कि कहा कि भाई हम तो इतने बुद्धिमान लोग हैं, अंग्रेज, हम पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, इतने बुद्धिमान लोग हैं, और हमारे पास अधिकार ही नहीं है। तो उसके सिद्धांत, फिर वहां से उसका सिद्धांत जन्म ले गया, और उसने प्राकृतिक अधिकारों की मांग कर दी कि भाई प्राकृतिक, कुछ अधिकार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं जिन्हें किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, जीवन का अधिकार हो गया, ये लॉक ने कहा था। तो जितने भी हम सिद्धांत मैं यहां बता रहा हूं, सबके उदय के पीछे एक ही कारण है, और वो उदय के पीछे कारण क्या है? राजनीतिक व सामाजिक जो दिक्कतें हैं, जो उथल पुथल है, उसकी वजह से ये सारे के सारे क्या आए हैं, सारे के सारे सिद्धांतों ने जन्म लिया है। बात समझ आ गई मेरी, है ना। तो ये तो रही बात कि भाई प्राचीन काल से लेकर के और कहां तक, मैंने कहा 1950 यानी लगभग सेकंड वर्ल्ड वॉर तक की स्थिति में इन राजनीतिक सिद्धांतों का उदय हुआ, और विकास भी इसी दौर में हुआ। लेकिन 1950 के बाद, 1950 के बाद का मतलब होता है कि जब क्या हो गया, 1950 के बाद का मतलब क्या हो गया कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो सारी चीजें तितर बितर हो गई, अव्यवस्थित हो गई। क्यों? सोचना शुरू कर लो। सोचना ये शुरू करा कि भाई प्लेटो ने कहा था आदर्श राज्य, आदर्श राज्य का तो कुछ हुआ ही नहीं भाई। अगर आदर्श होता तो दूसरे पे लड़ता, दूसरे के साथ लड़ता क्यों? न्याय का सिद्धांत था, भाई कहां गया न्याय? बड़े बड़े साम्राज्यों ने छोटे छोटे देशों को खा दिया, तो न्याय कहां से हो गया? नागरिक अधिकारों की बात करी थी लॉक ने, तो अधिकार क्या हो गए? द्वितीय विश्व युद्ध में तो कई हजारों करोड़ों लोग मर गए, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं, तो क्या उनका जीने का अधिकार नहीं था? बात खत्म हो गई। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक तो क्या हो गया, एक तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो प्रभाव था उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये सारी दिक्कतें पैदा होने लगी, राजनीतिक सिद्धांतों का पतन होने लग गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजनीतिक सिद्धांतों का क्या हो गया? पतन शुरू हो गया। ठीक, एक ठीक, इतनी बात समझ आ रही है? अब ये इसको मिटा दूं,
या नेक्स्ट कर लेता हूं, ठीक है ना। देखो पतन कैसे हुआ, ठीक है ना, पतन देख लेते हैं कि पतन कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो पतन का रीजन है, पहला पतन का जो मैंने कहा रीजन है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मैंने कहा कि सारे जो पुराने विचार थे उनमें से किसी ने भी काम नहीं किया, ठीक। दूसरा क्या हुआ कि इसी दौरान हमने दूसरी बात ये देखी कि वैज्ञानिक आविष्कारों को या विज्ञान की जो खोज थी, विज्ञान की खोज और आविष्कारों का दौर प्रारंभ होता है। खोज व आविष्कारों का दौर इस काल में प्रारंभ हुआ, ठीक है ना, का दौर प्रारंभ हुआ। आपने देखा होगा जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1950 के दशक के बाद की बात आती है, तो वैज्ञानिक खोज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि तब पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी। एक जो है कि एक ध्रुव को हम कहते हैं कौन सा, एक कौन सा हो गया, यूएसए वाला हो गया, और एक था पूर्व यूएसएसआर जिसको संयुक्त सोवियत संघ रूस कहते थे। तो इन दोनों में जो है कि क्या हुआ, अपने आप को सर्वोच्च शक्ति बनाने के लिए दोनों में शीत युद्ध का प्रारंभ होता है। और शीत युद्ध की जो सबसे बड़ी देन, आज तक उसका नेगेटिव इंपैक्ट ही बताया जाता है, लेकिन उसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये था कि शीत युद्ध के दौर में दोनों देशों ने कई वैज्ञानिक खोजें की थी। पहली बार अंतरिक्ष में चले गए, चंद्रमा पे चले गए, नए नए हथियारों का आविष्कार हो गया, पनडुब्बियों का आविष्कार हो गया, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो गया। भाई इसको तो हम बेनिफिट ही तो मानेंगे या इसको भी खराब मानेंगे? ये पॉजिटिव बात आई कि भाई विज्ञान का जो है कि बोलबाला बढ़ा, नए नए आविष्कार और खोज हुए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950 के बाद जब विज्ञान में नई खोजें और नए आविष्कार हुए, तो उसका सीधा सीधा लाभ जो है कि क्या हो गया, उससे क्या हो गया, जो राजनीतिक सिद्धांतकार थे वो राजनीतिक सिद्धांत क्या हो गए, कमजोर पड़ने लग गए। जो भाषाई फिनोमिनोलॉजी थी और जो आध्यात्मिकता थी वो खत्म हो गई थी, क्योंकि पहले के जितने सिद्धांत थे अध्यात्म पर बेस्ड होते थे, दर्शन पर बेस्ड होते थे। वस्तुतः राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन पर आधारित था, ठीक है। राजनीतिक जो सिद्धांत है वो दर्शन पर आधारित है। दर्शन और सिद्धांत दोनों में अंतर है। दर्शन का मतलब होता है कि जैसे हम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाने का रीजन क्या है, एक रीजन मंदिर जाने का एक ही रीजन है, सत्य की खोज में जाते हैं हम, वह सच ढूंढना है, ठीक है ना। जब कुछ नहीं होता है तो कहां जाते हैं, भगवान के पास, अब तू ही है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वही भाई अंतिम सत्य तो वही है। महात्मा बुद्ध के पास सब कुछ था, साम्राज्य था, राजा था, सब कुछ था, लेकिन सत्य की खोज में सब छोड़ छाड़ करके चले गए। तो उसने उस सत्य को जब प्राप्त किया या उस सत्य को प्राप्त करने का प्रयास किया, तो बौद्ध दर्शन की शुरुआत होती है। तो दर्शन का मतलब होता है सत्य की खोज करना या सत्य की खोज का प्रयास करना ही दर्शन है। और सिद्धांत का मतलब होता है कि जब हम किसी घटना का अवलोकन तथ्यों के आधार पर करते हैं और फिर अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, तो वो विचार ही क्या होता है, सिद्धांत है। एक घटना हुई, उस घटना में हमने तथ्य देखे कि ये फैक्ट हैं, उनका हमने अवलोकन किया और फिर बोल दिया अब ये हमारा निर्णय ये है। तो जो मेरा निर्णय आया है वो क्या है, विचार है, सिद्धांत है। तो सिद्धांत अलग चीज है, वो किसी घटना के अवलोकन के पश्चात दिया गया विचार है। और दर्शन का मतलब होता है कि सत्य की खोज करना या सत्य की खोज का प्रयास करना ही क्या है, दर्शन है। आप दर्शन के, अगर आप फिलॉसफी के विद्यार्थी होते तो आप जैसे इस सीढ़ियों को चढ़ रहे थे तो आपको ये नहीं, आप ये सोचते, आप क्या सोच करके आए, मैं कोचिंग में जा रहा हूं, ये तो सोच के आ रहे हो। फिलॉसफी के विद्यार्थी होते तो कहते मैं मुक्ति के दरवाजे पे खड़ा हूं, क्योंकि पढ़ूंगा तो भाई मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा।
मोक्ष का मिलना, मुक्ति का मिलना, जीवन सफल होना, ये तो मतलब है। तो हमारे लिए तो मोक्ष यही है, नौकरी लग जाए तो भाई मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, यही तो है ना। तो फिलॉसफी का अगर विद्यार्थी होता तो वो ऐसा सोचता, वो ये नहीं कहता कि कोचिंग में जा रहा हूं, अगर मोक्ष के दरवाजे को पार करके जा रहा हूं, ठीक है ना। तो दर्शन और सिद्धांत में ये अंतर है, ठीक। अब हम कह रहे थे कि भाई इसके राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का रीजन क्या है। तो पहला जो रीजन है वो ये है कि विज्ञान की खोज और आविष्कारों का दौर जब प्रारंभ होता है तो सिद्धांत क्या पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं, एक। दूसरा, तीसरी बात, इस दौर में क्या हुआ कि व्यवहारवाद का बहुत प्रचलन हुआ। किसका प्रचलन हुआ था? व्यवहारवाद का प्रचलन हुआ। तो व्यवहारवाद का प्रचलन का मतलब होता है कि पहले तक जब हम राजनीतिक सिद्धांतों को देख रहे थे तब हम ये देखते थे कि सिद्धांत में ये लिखा हुआ है और मुझे इसी सिद्धांत के अनुरूप कार्य करना है। 50 के बाद, 1950 के बाद ऐसा नहीं हुआ। व्यवहार में क्या है उसी के अनुरूप कार्य करना है, ठीक है। आपके पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है, एक किताब में लिखा हुआ है कि शिखर आईएएस एकेडमी सबसे बढ़िया कोचिंग है, आप जाकर के वहां पढ़ लो, ठीक। आप गए वहां, पता चल रहा जो है कि जीवन बर्बाद हो गया, जो आता था वो भी जीरो हो गया। तो सिद्धांत था, वो लिखा हुआ था, उसको फॉलो किया तो बर्बाद हो गया। 1950 के बाद ऐसा नहीं हुआ। 1950 के बाद ये लिखा था कि शिखर जो कोचिंग है, आप जाओ, पहले आप गए, आपने डेमो दिया कि पढ़ा ठीक रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर आपने डेमो चेक किया, उसके बाद आप बैठ गए, आपने कहा ठीक है। तो ये क्या है? व्यवहारवाद है, ठीक है। तो 1950 के बाद जो है कि राजनीति में क्या हुआ? व्यवहारवाद का प्रचलन हुआ। तो इसलिए सिद्धांतों का क्या हो गया? पतन हो गया। और चौथी बात यह है कि 1950 के बाद अनुभववाद का भी उदय होता है। अनुभववाद का उदय होता है, यानी अनुभव से लोगों ने अनुभव, अपने अनुभवों के आधार पर किया, सिद्धांतों के आधार पर नहीं, अनुभवों के आधार पर कोई भी काम करना है, अनुभव के आधार पर, ठीक है। आपको घर में कोई काम करना है, आप हर चीज के लिए किताब थोड़ा ना खोलोगे, है ना, कि भाई मेरा अनुभव तो ये कहता है कि ठीक है, ठीक है। तो आप अनुभव, 1950 के बाद क्या हुआ कि एक तो अनुभववाद का बोलबाला हुआ, व्यवहारवाद का बोलबाला हुआ, विज्ञान की खोज और आविष्कारों का दौर जब प्रारंभ होता है तो राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक विद्वान है डेविड ईस्टन, मैंने पहले भी इनका जिक्र किया है। क्या नाम है? डेविड ईस्टन। पहले जिक्र किया या नहीं किया? किया होगा। तो डेविड ईस्टन एक विद्वान है और डेविड ईस्टन खुद कहते हैं, डेविड ईस्टन कहते हैं कि भाई जो ये राजनीतिक सिद्धांत हैं ये अब या तो जो है कि क्या हो, ये जो है कि मूर्छित अवस्था में है और बेहोशी की हालत में है, कि राजनीतिक सिद्धांत अपने पतन की ओर अग्रसर है। और ये क्या है? अब मूर्छित अवस्था में है और बेहोशी की हालत में है। वैसे ही एक विद्वान है और विद्वान का नाम है, एक विद्वान है लेस्लेट, एक विद्वान है जिनका नाम क्या है? लेस्लेट, ठीक है ना। इन्हीं विद्वानों में एक और विद्वान है रॉबर्ट डॉल, ठीक है, ये विद्वान है। ये विद्वान कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत बेहोशी की हालत में नहीं है, मूर्छित अवस्था में नहीं है, बल्कि ये मृत हो चुके हैं, मर गए हैं, खत्म हो गया मामला, ठीक है ना। तो 1960 तक आते आते ये धारणा बन चुकी थी कि अब राजनीतिक सिद्धांत क्या हो चुके हैं? समाप्त हो चुके हैं। तो बात आती है कि भाई ये पतन क्यों हुए? तो पतन का एक तो हमने कहा रीजन क्या था, 1, 2 और ये 3 रीजन थे। इसके अलावा डेविड ईस्टन कहता है, डेविड ईस्टन ये कहता है कि ऐसा नहीं कि 1960 के दशक में कोई व्यक्ति ऐसे नहीं, विद्वान व्यक्तियों की कमी थी,
ईस्टर्न कहता है कि उस समय विद्वान व्यक्ति थे जो राजनीतिक सिद्धांतों को बना सकते थे। उन्होंने कहा कि एक जो है कि उन्होंने कहा कि भाई जो है कि सेबाइन ऐसा विद्वान था जो राजनीतिक सिद्धांत दे सकता था। उन्होंने कहा कि भाई जो है कि उन्होंने कहा कि जो है मैक्लेवन ऐसा विद्वान था। उन्होंने जो है कि ईस्टर्न ने कहा, एक तो नाम उसने लिया कि सबाइन का नाम लिया। सबाइन ऐसा विद्वान था जो उस समय राजनीतिक सिद्धांत दे सकता था, विद्वान व्यक्ति था। उसने कहा कि मैक्लेवन जो है कि मैक्लेवेन जो है कि ऐसा सिद्धांतकार था जो राजनीतिक सिद्धांत दे सकता था। लेकिन समस्या क्या पैदा हो गई कि इन लोगों ने अपना पूरा ध्यान जो है कि क्या किया, जितनी भी क्या थी उस समय की, इन लोगों ने अपना पूरा ध्यान किस में लगा दिया। इन लोगों ने जो अपना पूरा ध्यान था वो लगाया किस में, कि जितनी भी संस्थाएं थी और जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं थी, जितनी भी क्या थी, राजनीतिक संस्थाएं थी और जितने भी राजनीतिक विचार थे, उन विचारों को, इन राजनीतिक संस्थाओं और विचारों के अध्ययन में ही इन्होंने अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया और कोई राजनीतिक सिद्धांत इन्होंने विकसित किया ही नहीं। जबकि इनमें वो क्वालिटी थी। डेनिम हो गया, डेनिम एक विद्वान, एक सिद्धांत, एक विद्वान व्यक्ति थे। सबाइन हो गया, और मैक्लेवन के संदर्भ में वो कह रहा है कि भाई ये लोग थे, विद्वान लोग थे जो राजनीतिक सिद्धांत दे सकते थे 1950 के बाद भी। लेकिन इन्होंने अपना पूरा सारा ध्यान कहां लगा दिया, राजनीतिक संस्थाओं और विचारों के अध्ययन में लगा दिया, और ये पूरा टाइम इसी में स्पेंड कर दिया, कोई नया राजनीतिक सिद्धांत दे नहीं पाए। बात समझ आ गई? ठीक है। तो ये जो है कि इन्होंने कहा था। अब जो है ईस्टर्न ने कहा कि भाई जितने भी जो ये इतिहासकार हैं, ईस्टर्न क्या कहता है कि जितने भी ये इतिहासकार हैं, वो क्या कहता है कि जितने भी ये सिद्धांतकार हुए, ये वाले, चाहे सबाइन है, चाहे मैक्लेवन है, चाहे डेनिम है, ये सारे के सारे जो है कि इतिहासवादी, ये कहता है कि ये सारे के सारे कैसे हैं, इतिहासवादी हैं, इतिहासवादी हैं। ठीक है। तो इतिहासवादी का मतलब क्या हो गया? इतिहासवादी का मतलब क्या हो गया? इतिहासवादी हाँ, इतिहासवादी का मतलब क्या हो गया? इतिहासवादी का मतलब हो गया कि इन्होंने सिर्फ ऐतिहासिकता का अध्ययन किया था, बाकी जो है कि अन्य किसी चीज का इन्होंने क्या नहीं किया था, अध्ययन नहीं किया था। ठीक है ना। तो ये जो है कि ये कहता है कि भाई इन्होंने क्या किया, ये इतिहासवादी लोग थे। ये थोड़ा सा मिट नहीं रहा है, दोबारा, हाँ, इतिहासवादी लोग। ठीक है ना। तो ये कहता है जितने भी 20वीं सदी में लोग हुए, जितने भी राजनीतिक सिद्धांतकार हुए, सारे इतिहासवादी हुए। उन्होंने अपना जो पूरा जीवन था वो राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक विचारों के अध्ययन में ही व्यतीत किया, और कोई नया सिद्धांत उन्होंने दिया नहीं। ठीक। इतिहासवादियों की वो जो है कि 3 श्रेणियां बताता है। ठीक है ना, 3 श्रेणी। अच्छा, इसकी श्रेणियां मैं बाद में बताता हूं। और उसने क्या किया था, और उसने कहा था कि ईस्टर्न ने कहा कि भाई इसके अलावा भी जो है कि एक तो ये इतिहासवाद की चले गए, इतिहासवाद की ओर चले गए, इसलिए नए राजनीतिक सिद्धांत का जन्म नहीं हुआ। मूल्य सापेक्षता की ओर चले गए, मूल्य सापेक्षता, मूल्य सापेक्षतावाद कहते हैं। तो मूल्य सापेक्षतावाद की ओर अग्रसर हो गए, इसलिए डेविड ईस्टर्न कहता है कि भाई क्या नहीं हुआ था। डेविड ईस्टर्न कहता है इसलिए भी जो है कि नए राजनीतिक सिद्धांत का उदय नहीं हुआ। अब देखो आगे वो कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत में वो और कहता है कि भाई इतिहासवादी की वो श्रेणियां बता देता है कि इतिहासवादी जो थे उनकी 3 श्रेणियां थी। एक जो इतिहासवादी थे तो वो तो थे भौतिक इतिहासवादी, भौतिकवादी इतिहासवादी, भौतिक इतिहासवादी। एक उसने कहा कि भौतिक इतिहासवादी होगी।
एक उसने कहा अंतर संबंधी इतिहासवादी थे, अंतर संबंधी इतिहासवादी थे, संबंधी इतिहासवादी थे। और एक उसने कहा था कि भाई एक वो लोग थे जो संस्थागत इतिहासवादी थे, ठीक है ना। तो एक उसने कहा ये संस्थागत इतिहासवादी थे। तो तीन तरीके के उसने पूरे इतिहासवादियों को तीन हिस्सों में बांट दिया। एक को कहा कि जो संस्थागत इतिहासवादी हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, प्राचीन संस्थाओं का इतिहास पढ़ करके विचार देते हैं। किसी ने यूनान का इतिहास पढ़ा, किसी ने इटली का पढ़ा तो विचार दे दिया। अंतर संबंधी, कुछ इतिहासकार अंतर संबंधी इतिहासवादी हैं, कुछ सिद्धांतकार जो संस्थाओं के मध्य संबंध ढूंढते हैं, उनका अध्ययन करते हैं कि राज्य और चर्च के बीच संबंध क्या था, ठीक है, राजतंत्र और संसद के बीच संबंध क्या था। उन्होंने अपना पूरा टाइम इसी में स्पष्ट खत्म कर दिया था। और इसके अलावा जो है कि इतिहास को था, भौतिकवादी इतिहासवादी थे, तो उन्होंने सिर्फ जो है कि भौतिकता के, पुरानी जो भौतिकवादी व्यवस्था थी उसके आधार पर ही पूरा क्या कर दिया था, कैलकुलेशन किया था। तो ये जो था इतिहासवादी। इसके अलावा मूल्य सापेक्षता हो गया, ठीक है, इसको पूरा कर लेते हैं। मूल्य सापेक्षता हो गया। मूल्य सापेक्षता के अतिरिक्त उसने ये भी बताया कि विज्ञान व सिद्धांत में, जब विज्ञान व सिद्धांत में भ्रम जब पैदा हो गया तो उसने भी जो है कि एक दिक्कत करी थी। और एक लास्ट चीज उसने बताई कि अति तथ्यवाद, अति तथ्यवाद, अति तथ्यवाद, इसने भी। अब देखो थोड़ा सा दोबारा से सुन लेते हैं। देखो ये थोड़ा हौच पौच हो गया, दोबारा सुन लीजिए। हमने कहा कि भाई उदय के कारण क्या थे, राजनीतिक सिद्धांतों के उदय के कारण क्या थे। तो मैंने कहा था कि प्राचीन काल से लेकर के और कहां तक, प्राचीन काल से लेकर के 1950 तक राजनीतिक सिद्धांतों का उदय भी हुआ और उसी दौर में उन्होंने विकास भी किया। राजनीतिक सिद्धांत जो उदय होते हैं उनके पीछे एक ही रीजन है, राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल की वजह से। चाहे मैंने कहा प्लेटो का कोई सिद्धांत है, चाहे अरस्तु का सिद्धांत है, हॉब्स का सिद्धांत है, लॉक का है, मार्क्स का है, सारे के सारे सिद्धांतों ने क्या किया था कि भाई वो राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के परिणाम स्वरूप ही आए थे। लेकिन 50 के बाद मैंने कहा राजनीतिक सिद्धांतों का क्या हो गया, पतन हो गया। और 50 के बाद राजनीतिक सिद्धांतों का पतन क्यों हुआ? एक, हमने कहा कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो सारे के सारे सिद्धांत थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फेल हो गए थे। दूसरा, विज्ञान की खोज और आविष्कारों का जब दौर प्रारंभ हुआ तो सिद्धांत पीछे छूट गए। व्यवहारवाद का प्रचलन हुआ तो सिद्धांत पीछे छूट गया। अनुभववाद का प्रचलन हुआ तो सिद्धांत पीछे छूट गए। इवन डेविड ईस्टन, मैंने कहा यहां तक कहता है कि भाई डेविड ईस्टन ने कहा कि भाई ये जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वो अब पतन की ओर अग्रसर हैं और वो मूर्छित और बेहोशी की हालत में है। रॉबर्ट डॉल और लेस्लेट ने कहा था क्या कि भाई पतन नहीं हुआ है, पतन की ओर अग्रसर नहीं है, बल्कि ये मृत्यु हो चुकी है, राजनीतिक सिद्धांतों की मृत्यु हो चुकी है। डेविड ईस्टन कहता है कि राजनीतिक दर्शन से राजनीतिक सिद्धांत अब पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। ईस्टन फिर लिखता है ऐसा क्यों हुआ, कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो वो पहली बात कहता है, वो कहता है, डेविड ईस्टन कहता है कि ऐसा नहीं है कि आधुनिक युग में कोई राजनीतिक सिद्धांत दे नहीं सकता था, दे सकते थे। उसने कहा डेनिंग हो गया, सबाइन हो गया, ये जो है कि मैक्लेवन हो गया, ये लोग राजनीतिक सिद्धांत दे सकते थे क्योंकि ये विद्वान थे। लेकिन इन्होंने अपना जो पूरा ध्यान लगाया वो राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक विचारों के अध्ययन में ही लगाया। अब वो कहता है कि भाई क्यों जो है कि पतन हुआ, कारण बता दिए, उदय क्यों नहीं हो रहा है, राजनीतिक सिद्धांतों का उदय क्यों नहीं हुआ। तो उसने कहा कि एक तो जितने भी राजनीतिक सिद्धांतकार थे वो क्या हो गए, इतिहासवादी हो गए, मूल्य सापेक्षतावादी हो गए, विज्ञान व सिद्धांत में भ्रम पैदा हो गया और अति तथ्यवाद आ गया। ठीक है ना, ये चार कारण बताए उसने कि जो इसके पतन के लिए क्या है, उत्तरदायी हैं।
इन चार में जो उसने पहला कारण बताया है वो इतिहासवादी। उसने कहा कि 20वीं सदी में जितने भी सिद्धांतकार हैं 20वीं सदी के सारे इतिहासवादी हैं। ठीक, और सारे के सारे इतिहासवादी हैं। तो उसने कहा कि इन इतिहासवादियों की उसने कितनी श्रेणियां बना दी हैं? 3 श्रेणियां बना दी। एक संस्थागत इतिहासवादी, एक अंतर संबंधी इतिहासवादी, और एक कौन सा हो गया? भौतिक इतिहासवादी या भौतिकवादी इतिहासवादी। जो संस्थागत हैं उसने कहा कि ये वो सिद्धांतकार हैं जो प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो संस्थागत इतिहासवादी हो गए। जैसे उसने इसमें कार्लाइल का नाम रखा है। अंतर संबंधी इतिहासवादी, अंतर संबंधी इतिहासवादी का मतलब संस्थाओं के मध्य संबंध क्या हैं उनका जिसने अध्ययन किया। भाई चर्च और राज्य के बीच क्या संबंध है, जिसने इसका अध्ययन किया। जिसने अध्ययन किया राजतंत्र और संसद के बीच क्या संबंध है, जिसने इसका अध्ययन किया। धर्म और राज्य के बीच में क्या संबंध है, जिसने इसका अध्ययन किया। वो कौन सा हो गया? अंतर संबंधवादी इतिहास का। कार्लाइन हो गया, एलन हो गया, इसी तरीके के हैं। और लास्ट वो बताता है कौन सा? भौतिकवादी इतिहासवादी। यानी भौतिकवादी इतिहासवादी का मतलब होता है कि ऐसा इतिहासवादी जो प्राचीन भौतिकता, प्राचीन मूल्यों का ही क्या कर रहा है? निरीक्षण कर रहा है, उन्हीं का अध्ययन कर रहा है। तो वो ये है। ठीक है ना? तो यहां तक मैंने आज पढ़ा दिया है। कल मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर के जाऊंगा। ठीक है? कुछ समझ आया? ठीक है, थैंक यू।